हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग का अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, जिसमें हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन, प्रोप्राइटर, कैपिटल और ड्राइंग समझ चुके हैं। तो इसके आगे का जो टर्म है वो हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक न्यू पेज ले लेता हूँ और सबसे पहला वर्ड जो आज का क्लास का है, और ऐसे तो ये पांचवा है, वो है आपका डेप्टर्स। वो है आपका डेप्टर्स। डेप्टर्स, ठीक है ना। अब ये डेप्टर्स कौन होता है पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, द पर्सन द फ्रॉम the person from whom amount are due amount are due for for goods sold or services or services render or in respect of or in respect of contractual contractual obligation is called debtors। ठीक है ना। देखिए, बोला जा रहा है द पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट आर ड्यू फॉर। देखिए, सिंपल सा अमाउंट और ड्यू ही दिमाग में रखिए ना। ठीक है, जिसका भी अमाउंट ड्यू है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिससे हम लोग को लेना है अमाउंट, उसे हम लोग डेप्टर्स कहेंगे। क्यों लेना है भाई ये अमाउंट, ऐसे कोई हम लोग को पैसा देगा क्या? नहीं, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि हम लोग उसको गुड्स सोल्ड किए हैं या फिर कुछ सर्विस हम लोगों से वो रेंडर करवाया है। ठीक है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन या फिर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, इन सब के लिए उससे हमको पैसा लेना है, तो ऐसा बंदा को हम डेप्टर्स कहेंगे। सिंपल सा बात है। और इसको मैं समझा देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। जैसे कि फिर मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ, ये है हमारा बिजनेस, ये है हमारा बिजनेस। ठीक है, अब क्या हुआ ना, ये बंदा है, इसने कहा कि भाई मुझे कुछ गुड्स चाहिए, तो मैंने हम लोग क्या किया, इसको गुड्स बेच दिया। अब ये गुड्स क्या होता है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि हम लोग कोई सामान बेचते हैं जिससे हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं, ऐसा सामान को हम लोग गुड्स कहते हैं। ठीक है, बिजनेस जिस पे डिपेंड है हमारा, जैसे कि कोई अगर कपड़ा का व्यापार करता है तो कपड़ा गुड्स है, कोई जूता का व्यापार करता है तो जूता गुड्स है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से ये कुछ भी हम लोग उसे खरीद रहा है, और खरीदने के बाद इसने कहा कि मैं पैसा 30 दिन के अंदर लौटा दूंगा। कितना दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर लौटा दूंगा। तो देखिए, अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम दैट पर्सन ना, ये पर्सन से पैसा लेना है ना हम लोगों को, तो ये पर्सन क्या कहलाएगा? ये पर्सन डेप्टर्स कहलाएगा। ये पर्सन क्या कहलाएगा? डेप्टर्स कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सबको डेप्टर्स समझ में आया होगा। तो हम लोग अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अब नेक्स्ट वर्ड जो है ना, वो क्रेडिटर है। बिल्कुल
डेप्टर्स का उल्टा काम करता है ये, ठीक है। कैसे, मैं भी आपको बताता हूँ। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रेडिटर, और इसके बारे में भी कुछ चंद लाइन लिख देता हूँ मैं। जैसे कि मैं बोलूँगा द पर्सन टू whom to whom amount to whom amount is owed, एक मिनट, amount owned by the enterprises, enterprise, ठीक है ना, on account of goods purchased or services availed or in respect of contractual obligation is called creditor, ठीक है। अब सिंपल सा बात मैं बता रहा हूँ, देखिए, द पर्सन टू whom amount is on by the enterprises, मतलब अब enterprises मतलब बिजनेस को जिस बंदे का पैसा देना है, तो उन बंदों को हम क्रेडिटर कहेंगे। पैसा क्यों देना है? क्योंकि उससे हम लोग शायद कुछ खरीदे हैं, या तो उन लोगों से कुछ हम लोग सर्विस लिए हैं, या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन बनता है, जिसके कारण हम लोगों को उन बंदों को पैसा देना है, ठीक है ना। अब फिर से मैं एक छोटा सा यहाँ पे ड्राइंग बनाऊंगा, और जिसके जरिए मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, और यहाँ पे कोई बंदा है या कोई दुकान है या कुछ भी हो सकता है। तो इससे अगर मैं कुछ खरीदता हूँ, और ये जो मैं खरीद रहा हूँ ना, ये मैं उधारी में ले रहा हूँ, मतलब कि इसको मैं बाद में पैसा दूंगा, तो इसका कुछ पैसा बनता है ना मेरा दुकान से, मतलब बाद में ही सही, कुछ इसका क्या रहेगा, यहाँ पे पैसा बाकी है, तो मेरे को देना होगा। तो इस बंदे को मैं कहूँगा कि ये मेरा क्रेडिटर है, क्योंकि इसको मेरे को पैसा देना है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर जो गुड्स है ना, ये गुड्स जो है, ये ट्रांसपोर्ट के जरिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है, किसके जरिए? ट्रांसपोर्ट के जरिए लेके आया हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस बंदे से ये ट्रांसपोर्ट करके जो लाया है, इससे मैं सर्विस रेंडर करवा रहा हूँ, सर्विस ले रहा हूँ, और पैसा मैं इसको देना है, मेरे को बाद में मैं दूंगा। तो उस प्रकार से ये बंदा भी मेरा क्या होगा? क्रेडिटर होगा। तो सिंपल सा बात है, जिससे हम कुछ खरीद लेते हैं या किसी का कुछ सर्विस ले लेते हैं, और हम बोलते हैं कि हम लोग बाद में पैसा देंगे, क्या बोलते हैं हम लोग कि बाद में पैसा देंगे, तो ऐसा बंदा जो होगा वो क्रेडिटर कहलाएगा, ठीक है। हमारा इंटरप्राइज में उनका पैसा बकाया है, ठीक है, वो हम लोगों से पैसा लेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से मैं एक पेज और ले लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या देख लिए? हम लोग डेब्टर्स देखे, हम लोग क्रेडिटर देखे। अब जो 7वां नंबर है ना, यहाँ पे हम लोग समझेंगे रिसीवेबल। क्या समझेंगे? रिसीवेबल।
रिसीव एबल। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा इट मीन द अमाउंट which outsider it means the amount which outsider own to the business on revenue account, ठीक है। जैसे कि इसका बोलने का मतलब है इट मीन्स द अमाउंट विच आउटसाइडर ऑन टू द बिजनेस ऑन रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये हम लोगों का बिजनेस है, और एक बंदा आया और हम लोग से सामान लेके गया। क्या करके गया? सामान लेकर गया, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए कि गुड्स लेकर गया और बोला कि पैसा हमको बाद में देगा। मतलब कि ये जो अभी सेल हुआ, क्या हुआ? अभी ये गुड सेल हुआ, तो इसे हम कहेंगे कि ये क्रेडिट सेल हुआ। ये कैसा सेल हुआ? ये क्रेडिट सेल हुआ। ये पैसा बाद में देगा ये बंदा। तो ये बंदा अभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे? अभी हम लोग देखे थे कि ऐसा बंदा को हम लोग क्या बोलेंगे? डेप्टर्स बोलेंगे। ऐसा बंदा को हम लोग क्या बोलेंगे? डेप्टर्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो कुछ दिन के बाद जब मैं इससे पैसा लेने के लिए गया, बोला भाई पैसा मेरे को दे, तो ये बोला कौन सा पैसा, कैसा पैसा, ठीक है ना। ऐसा सिचुएशन बिजनेस में अराइज हो सकता है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि हम लोग एक बिल बना देंगे। क्या बनाएंगे हम लोग? बिल। मतलब नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई हम लोग से परचेस करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक बिल बनाएंगे और इस बिल का नाम हम लोग रख देंगे बिल रिसीवेबल। क्या नाम रख देंगे? बिल रिसीवेबल, ठीक है ना। और इस बिल में इस बंदे का साइन ले लेंगे। इस बिल में इस बंदे का हम लोग साइन ले लेंगे कि दोबारा जब हम इस बंदे से पैसा लेना जाए तो ये उसको डिनाई नहीं कर पाएगा कि कौन सा पैसा। क्यों? क्योंकि अब ये एक लीगल डॉक्यूमेंट हमारे पास होगा जिसमें ये मौजूद रहेगा कि ये बंदा हम लोगों से सामान खरीदा है और इस सामान के बी हाफ में मेरे को पैसा इससे लेना है। तो इस चीज को ही हम लोग रिसीवेबल बोलते हैं। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिसीवेबल बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं और अच्छा से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ अगर मैं लिखूं, देखिए when, इसी चीज को मैं लिख रहा हूं, when goods are sold on क्रेडिट। अभी मैंने आपको बताया कि जब सामान क्रेडिट पे बिक्री हुआ, किसको बिक्री किए हम लोग? कस्टमर को बिक्री की। किसको बिक्री किए हम लोग? कस्टमर को बिक्री किए। कस्टमर्स कर देते यहाँ पे। दे हैव दे दे में दे में दे में accept bill drawn
by the seller, by the seller, ठीक है, that means creditor, creditor, ठीक है। और the the bill are the negotiable इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे ऊपर मैं कर देता हूँ, इंस्ट्रूमेंट drawn and accepted as per negotiable इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है ना। इस एक्ट के तहत ये ड्रॉ होता है, ठीक है ना, ड्रॉ और एक्सेप्ट होता है। उसके बाद में यहाँ पे फिर इसी चीज को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि द बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या बोला जाता है इसको, द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर creditor, for creditor is known as bill receivable, bill receivable, ठीक है। और एक चीज, दिस आर releasable within a year, within a year, and are part of current assets, and are parts of current assets, ठीक है। और the total of debtors, the total of debtors and bill receivable is known as account receivable, account
रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है ना। अब देखिए ये सारा चीज हो सकता है कि बहुत सारा चीज अभी नहीं समझ में आए, मगर मैं लिखा दिया हूँ आपको। अभी आपको फिलहाल क्या समझना है कि जब डेटर हम लोगों से सामान लेता है उस समय कुछ बिल बना जाता है, कुछ बिल हमारे पास रहेगा, कुछ उनके पास रहेगा। इसी चीज को हम लोग रिसीवेबल बोलते हैं, वो बिल को बिल रिसीवेबल कहलाया जाता है। और वही चीज को यहाँ पे मैंने लिखा है, when goods are sold on credit to customer they may accept bill drawn by the seller. The bill are negotiable instrument drawn and accept as a negotiable instrument act. The bill of exchange for creditor is known as bill receivable. उसके बाद these are realizable within a year, मतलब जो भी बिल के तहत पैसा मिलना है वो 1 साल के अंदर ही आना चाहिए, और ये करंट एसेट्स का पार्ट है। अब मेन क्या हो गया कि करंट एसेट्स क्या होता है, अभी आप सब एसेट्स नहीं पढ़े हैं ना, तो हो सकता है कि करंट एसेट नहीं समझ में आ रहा होगा, मगर मैं अभी उसके बारे में भी हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। एसेट्स के बारे में, फिक्स एसेट्स होता है, करंट एसेट्स होता है, तो उसको क्या बोला जाता है। फिलहाल यहाँ समझ लीजिए कि ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, ये आपका करंट एसेट्स का पार्ट है। यहाँ पे ये मीडिया मैं फिर से लिख देता हूँ, ये जो पार्ट है, पार्ट ऑफ CURRENT, करंट एसेट्स का पार्ट है, ठीक है। और जब टोटल डेप्टर्स और टोटल जो बिल रिसीवेबल होता है उनको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा टर्म है उस पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है हमारा वो है आपका पेएबल। जैसे रिसीवेबल था ना, अभी उसी प्रकार से क्या आ गया, पेएबल। रिसीवेबल में क्या हो रहा था, पैसा हम लोगों को लेना था बिल के तहत, तो पेएबल में क्या होगा, पैसा देना होगा बिल के तहत, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा मैं, इट मीन्स द अमाउंट which business own to outsiders on revenue account, ACCOUNT अकाउंट, ठीक है ना। अब देखिए एक बार मैं अगर आपको ऊपर लेके जाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, देखिए यहाँ पे इट मीन्स द अमाउंट विच आउटसाइडर ओन टू द बिजनेस ऑन रेवेन्यू अकाउंट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इट मीन्स द अमाउंट विच बिजनेस ओन टू द आउटसाइडर ऑन रेवेन्यू अकाउंट, मतलब यहाँ पे हम लोगों को पैसा देना है, वहां पे पैसा हम लोगों को लेना होता है, ठीक है। अब इसका भी मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, पहले यहाँ चलते हैं फिर से हम लोग कुछ। हाँ, अब ये मेरा बिजनेस है, BUSINESS, और ये बंदा से हम लोग कुछ ले रहे हैं सामान क्रेडिट में, डेट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग परचेस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बंदा हम लोगों को दे दिया सामान क्रेडिट में। अब सेम केस इसके साथ भी हो सकता है ना, ये हम लोग से फिर बाद में पैसा लेने आए और हम लोग मना कर दे, बोले कि भाई तू कौन, ठीक है ना। तो ऐसे चीज के लिए फिर क्या होता है कि बिल बनता है, जिसे हम लोग बिल पेएबल कहते हैं, ठीक है। और ये जो वर्ड है ये उसी का हिस्सा है, ठीक है ना। अभी मैं डिटेल में यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ में आ गया होगा आप लोगों को इतना में, लेकिन फिर भी हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे मैं इसी चीज को अगर लिख दूं, when
गुड्स आर परचेज, वहां पे गुड्स सोल्ड हो रहा था, यहाँ पे गुड्स क्या हो रहा, परचेज हो रहा है, ठीक है ना। परचेस्ड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर, फ्रॉम सप्लायर, फ्रॉम सप्लायर, द कस्टमर, द customer may accept, may accept bill, ठीक है ना, bill drawn by the seller, drawn by the seller, the bill of exchange, of exchange from customer, for a customer, sorry, for a customer, customer is known as, is known as bill payable, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ these are payable with in a year and are part of current liabilities, current liabilities। और उसी प्रकार से एक लाइन और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, the total of creditor, the total of creditor and bill payable, bill payable is known as account payable, ACCOUNT, account payable। देखिए पूरा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और ज्यादा डीपली नहीं, अभी क्या क्या समझना है देखिए दोनों में। फिर से मैं ऊपर ले जा रहा हूँ आपको, बिल रिसीवेबल में लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, when goods are sold on credit to customer, there may accept bill drawn by the seller, the bill of negotiable instrument drawn and accept as a negotiable instrument act, और the bill of exchange for creditor। देखिए गौर करिएगा यहाँ पे इस लाइन को, यहाँ पे देखिए कहा गया, the bill of exchange for creditor is known as bill receivable। और अगर दूसरा वाला में हम लोग यहाँ पे जाए तो इसको मैं थोड़ा से नीचे करके ले आता हूँ, और यहाँ पे फिर लाइन एक है, इसको गौर करिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर कस्टमर इज नोन एज बिल पेएबल, ठीक है ना।
यहाँ पे किसके लिए था, क्रेडिटर के लिए, तो बिल क्या था, रिसीवेबल, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बिल पेएबल, है ना। और दूसरा चीज क्या समझना है, द बिल पेएबल विद इन ईयर इज ए पार्ट ऑफ करेंट लाइबिलिटीज, और यहाँ पे जो था वो किसका पार्ट था, करेंट एसेट्स का पार्ट था, करेंट एसेट्स का पार्ट था। ठीक है, अब थोड़ा से हम लोग, अब मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ, ठीक है ना। उसके लिए मैं यहाँ जाता हूँ नीचे में, देखिए हम लोग एसेट्स लायबिलिटीज को डिटेल में देखेंगे, मगर फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप जो भी कमाए हैं, जो भी कमाए मतलब बिजनेस में आपको जो भी हासिल हुआ है, जो भी आपका चीज है, उसे ही हम एसेट्स कहते हैं। और दूसरा जो लायबिलिटीज है, LIABILITIES, लायबिलिटीज मतलब जो बंदा अपना अधिकार दिखाएगा आपके बिजनेस में, मतलब जिसके द्वारा, जिससे भी आप कुछ लिए हैं ना, ऐसा समझ लीजिए एक प्रकार का कर्ज है, और ऐसा समझ लीजिए जिससे भी आप कुछ लिए हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, वो आपका लायबिलिटीज साइड में दिखाया जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग देखे थे ना कैपिटल, तो आप सबको पता होगा कैपिटल क्या होता है, जब भी ऑनर पैसा देता है ना, तो कैपिटल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब भी कैपिटल से ऑनर विड्रॉ करेगा पैसा, दैट मीन्स ड्राइंग करेगा, तो डिक्रीज हो जाता है, जो भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग ओनर से पैसा लिए हैं, ऑनर का हक है इस बिजनेस पे, ऑनर बोल सकता है कि भाई मैंने पैसा लगाया है, ये मेरा पैसा है, ठीक है। और यही पैसा जब यहाँ पे आता है तो क्या हो जाता है, वो कैश बन जाता है ना। उसके लिए हम लोग कैश अकाउंट यूज करते हैं, यही पैसा जो आता है कैपिटल के थ्रू, है ना। जरूरी नहीं सिर्फ कैपिटल के थ्रू होगा, हो सकता है कि हम लोग किसी से लोन लिए हो, किसी से लोन लिए हो, तो भी वो क्या बन जाएगा, कैश बन जाएगा यहाँ पे, है ना। और ये जो कैश है ना, इसे मैं कहूंगा ये करेंट एसेट्स है। ये कैश क्या है, ये करेंट एसेट्स है, क्योंकि एसेट्स को भी डिवाइड किया गया है, एक आपका फिक्स एसेट्स होता है, एक आपका फिक्स एसेट्स होता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिंपल सा समझ जाइए कि एसेट्स मतलब जो बिजनेस का खुद का प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जिसमें बिजनेस का खुद का अधिकार है, उसे हम लोग एसेट्स कहेंगे, ठीक है। और लायबिलिटीज मतलब सोच लीजिए कि जो चीज हम लोग लिए है किसी से, ठीक है ना, जो भी अधिकार दिखा सकता है, वो हो जाएगा आपका लायबिलिटीज। तो यहाँ पे हम लोग, वही मैं बताना चाहता था कि देखिए क्या होगा कि अगर मैं किसी से सामान उधारी लूंगा, मतलब परचेज करूंगा, तो वो क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा ना भैया, इससे हम लोग उधारी लिए हैं। तो इस और इसी में ही क्या हो जाएगा कि जो बिल पेबल वाला हिस्सा था वो कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा, क्योंकि हम लोगों को इसको पैसा देना है, इसके लिए बिल पेबल शब्द का यूज हो रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे जिससे जिससे पैसा लेना है, तो वो क्या होगा हमारा, वो एसेट्स वाला पार्ट होगा, और ये करंट एसेट्स है, ठीक है, डेब्टर शब्द जो होता है। और इसी में ही वो शब्द आएगा बिल रिसीवेबल, क्योंकि इन लोगों से हम लोग को पैसा लेना है, ठीक है, बिल रिसीवेबल। इसीलिए वहां पे लिखा गया था कि बिल रिसीवेबल जो है वो किसका पार्ट है, वो करेंट एसेट्स का पार्ट है, और बिल पेबल जो है वो किसका पार्ट है, वो करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। मतलब ये जो लायबिलिटीज बनता है ना, इन्हें हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं, क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटीज कहते हैं। लायबिलिटीज को भी बांटा गया है, तो उसी प्रकार से जो लायबिलिटीज होगा वो आपका करंट लायबिलिटीज भी होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट आई होप कि अभी आप लोगों को ये जो पेबल और रिसीवेबल वाला टर्म था वो समझ में आया होगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नया पेज ले लेता हूँ, और अब यहाँ पे हम लोग एक शब्द को समझेंगे, और वो शब्द है गुड्स। अभी तक हम लोग बहुत बार बात किए हैं, एक बार अब उसको हम लोग समझ लेते हैं, गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इट रिफेयर, इट रिफेयर all those article
all those article which have been which have been purchased purchased by the enterprises by the enterprise for sale for sale। ठीक है ना। मतलब कि देखिए, ये मेरा दुकान है, मतलब कि मेरा बिजनेस है सपोज, ठीक है ना। और अगर हम लोग कोई आर्टिकल्स खरीद रहे हैं, मतलब कोई सामान खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, परचेस कर रहे हैं, PURCHSE परचेस। क्यों परचेस कर रहे हैं भाई? मान लीजिए यहाँ पे मैं जूता खरीद रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या खरीद रहा हूँ, जूता खरीद रहा हूँ, ठीक है। तो ये जूता जो है, मान लीजिए कि पूरा डब्बा पर डब्बा जूता है, ये मैं खरीदा। और इसको मैं क्यों खरीद रहा हूँ? क्योंकि इस जूते को मैं क्या करने वाला हूँ, सेल करने वाला हूँ, ठीक है ना। कैसे? इसको सोच लीजिए, मैं 500 रुपया में खरीदा हूँ और बेचूंगा 600 रुपया, और इसमें मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि 100 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ऐसा सामान जिसको आप खरीद के उस पर आप प्रॉफिट अर्जित करते हैं, और इसी का ही आप व्यापार कर रहे हैं, और ये काम आप रेगुलर वे में कर रहे हैं, रेगुलर वे में कर रहे हैं। मतलब बार बार आप जूता खरीदते हैं और जूता बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। तो ये जो जूता होगा ना, ये कहलाएगा आपका गुड्स। ये क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। ठीक है। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा कि गुड्स क्या होता है। ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अब मान लीजिए कि आपका जूता दुकान था, मगर आप एक कंप्यूटर खरीद के ला रहे हैं, फिर इसके साथ आप प्रिंटर भी खरीद के ला रहे हैं। क्या खरीद के ला रहे? प्रिंटर, ताकि बिलिंग विलिंग जो होता है काम ना, भाई कस्टमर आएगा आपके दुकान में, आप निकाल के देना चाहते हैं, तो ये क्यों खरीद रहे हैं आप इसका यूज करने के लिए खरीद रहे। किस लिए खरीद रहे? यूज करने के लिए खरीद रहे, ना कि इसको बेचने के लिए खरीद रहे। इन केस आप इसको बेचेंगे तो वो अलग बात हो जाता है, आप इस पे व्यापार नहीं कर रहे। मान लीजिए कोई सेकेंड हैंड आपसे खरीदना चाहता है, आप कुछ नया लाना चाहते हो, वो अलग चीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो तो ये जो सामान खरीद रहे जो यूज करने के लिए, ये कहलाएगा आपका फिक्स एसेट्स। ये क्या कहलाएगा आपका? फिक्स एसेट्स। ऐसे तो नॉर्मली हम एसेट्स कहेंगे बहुत, लेकिन ये आपका एसेट्स में भी क्या कहलाएगा? फिक्स एसेट्स कहलाएगा। इसके लिए इनमें दोनों में फर्क क्या होता है कि जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं, एट दैट टाइम परचेज अकाउंट ओपन होता है। क्या अकाउंट ओपन होता है? परचेज अकाउंट ओपन होता है। सू से कोई मतलब नहीं होता है, सू से कोई मतलब नहीं होता। मगर जब हम लोग कंप्यूटर खरीदते हैं, परचेज खरीदते हैं, और इसका हम लोग यूज करने के लिए खरीदते हैं, तो क्या होता है कि इन एसेट्स का अलग से एक अकाउंट खुलता है, एसेट्स का। जैसे कि कंप्यूटर परचेज किए तो उसके लिए हम लोगों को कंप्यूटर अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसके बाद में प्रिंटर परचेज किए तो प्रिंटर के लिए अलग से हम लोगों को प्रिंटर का अकाउंट खोलना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। गुड्स क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। और नॉर्मल आर्टिकल्स हम लोग खरीदते हैं यूज करने के लिए, तो उनको हम लोग गुड्स के तुलना की जगह में नहीं रखते हैं। उसको हम लोग कहाँ रखते हैं भैया? वो फिक्स एसेट्स में आता है, एसेट साइड्स में हम लोग उसको रखते हैं। एक्चुअली स्टॉक जो है, गुड्स स्टॉक के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये गुड्स जो है वो आप, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पे एक गलती मैं कर रहा हूँ कि इससे पहले हम लोग 8 तक समझे थे, और यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में कितना होगा? ये आपका 9 होगा, ठीक है। अब चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं। मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब 10 लिखता हूँ, ठीक है। हम लोग गुड्स समझ लिए। अब बार बार हम लोग बात कर रहे थे भाई परचेज, परचेज, सेल, सेल। तो चलिए परचेज भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, PURCHASE, परचेज। तो परचेज का पहले मैं लिख दूंगा, फिर समझाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द परचेज ऑफ रो मटेरियल
मटेरियल फॉर प्रोडक्शन फॉर एक मिनट प्रोडक्शन और परचेज ऑफ फिनिश गुड ऑफ फिनिश goods for sale is called परचेज। ठीक है ना। देखिए सिंपल सा बात है, द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और परचेज ऑफ फिनिश गुड फॉर सेल। किसके लिए खरीद रहे हैं हम लोग? बेचने के लिए खरीद रहे हैं, तो इसको हम लोग परचेज करेंगे। जैसे कि अभी हम लोग देखे थे, ठीक है ना, ये मेरा बिजनेस था और मैं क्या खरीद रहा था भाई? मैं जूता खरीद रहा था। किस लिए खरीद रहा था जूता? बेचने के लिए खरीद रहा था। तो ये जूता मेरा क्या था? गुड्स कहला रहा था। ये जूता मेरा क्या कहला रहा था? गुड्स कहला रहा था। अब इसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर मैं जूता कोई बनाता होगा, जैसे और एक बिजनेस है जिससे हम लोग जूता खरीद रहे हैं, तो वो क्या खरीद रहा होगा भाई? लेदर खरीद रहा होगा जूता बनाने के लिए। तो ये जो लेदर है ये क्या है? ये आपका रॉ मटेरियल है। ये आपका क्या है? रॉ मटेरियल है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ, चाहे हम रॉ मटेरियल खरीदे चाहे हम फिनिश गुड्स खरीदे, ठीक है। लेकिन किसके लिए खरीदा? किस लिए खरीद रहे? इसको हम लोग बेचने के लिए खरीद रहे। इसको हम लोग क्या करेंगे? ये जो हम लोग जो हम लोग शू खरीदे हैं, ये हम लोग से फिर हम लोग किसी को बेच देंगे। यही जो शू है जो हम लोग खरीदे हैं, ये हम लोग क्या करेंगे भाई? हम लोग किसी को बेच देंगे ना इस जूते को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग सेल कर रहे हैं। तो ऐसा जब भी हम लोग कोई सामान खरीद रहे हैं बेचने के लिए, तो हम लोग क्या कहेंगे? परचेज। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग परचेज कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग परचेज कर रहे हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन और परचेज ऑफ फिनिश गुड फॉर सेल इज कॉल्ड परचेज। ठीक है। और एक बात फिर से मैं आपको कह दूं कि देखिए, जो मैंने ऊपर में आपको बताया था कि हम लोग जब कोई गुड्स खरीदते हैं ना, तो ही हम लोग परचेज का यूज करते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ लिख दूं तो ज्यादा अच्छा होगा, द टर्म TERM टर्म परचेज PURCHASE परचेज इज एक मिनट इज used for purchased of goods। ये जो परचेज टर्म है ये कब यूज होता है? जब लोग गुड परचेज करते हैं। एंड नॉट फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स परचेज करेंगे तो परचेज टर्म का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भी एसेट्स परचेज किया जाता है तो एसेट्स का अपना एक अकाउंट बनता है, ना कि परचेज अकाउंट में उसको डाला जाता है। ठीक है, तो आई होप आपका परचेज क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अनदर वर्ड में, और ये जो होगा ये वर्ड आपका मेरे ख्याल से हमारा कहाँ तक हो गया था? ये आपका इससे पहले हम लोग जो देखे थे ये आपका 10th था ना, 10th था। अभी हम लोग 11 देखेंगे, बात खत्म। यहाँ पे मैं लिखूँ अगर, ठीक है, यहाँ पे 11th में हम लोग क्या देखने वाले हैं? सेल। हालांकि सेल भी समझ में आ गया होगा, जब हम लोग गुड्स को बेचते हैं तो उसको सेल बोलते हैं, एसेट्स को जब हम लोग बेचेंगे तो उसको हम लोग सेल नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे
मैं लिखूंगा फॉर द सेल ऑफ finished of goods. The term sales is used. ठीक है, इट मे बी कैश सेल और क्रेडिट सेल, वो क्रेडिट सेल भी हो सकता है और कैश सेल भी हो सकता है, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। दूसरा चीज, व्हेन एसेट्स इज सोल्ड द एसेट्स अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड नॉट द सेल अकाउंट। मतलब जब हम लोग कोई एसेट्स को बेचते तो सेल का यूज नहीं होता है, बात खत्म, इतना याद रखिएगा। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये हमारा गुड्स है, जब हम इस गुड्स को बेचेंगे तो सेल अकाउंट का काम आएगा और ये टर्म सेल यूज होगा। लेकिन यहाँ पे सोचिए, मेरा कंप्यूटर जो हम लोग खरीदे थे, इसको जब मैं अगर बेचता हूँ, इसको अगर मैं सोल्ड करता हूँ कंप्यूटर, तो इसको सेल अकाउंट से लेना देना नहीं होता है, क्योंकि इसका तो अलग से ही अपना एक कंप्यूटर अकाउंट खुला हुआ रहता है। तो जो भी होगा वो इसी में ही होगा। बात समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, तो यहाँ सेल तक हम लोग देखे। अब आगे दो और देखेंगे, उसके बाद आज का क्लास मैं क्लोज करूंगा, क्योंकि वो भी सेल और परचेज से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर देखे थे? 11। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12। मैंने कहा सेल और परचेज से रिलेटेड है, ऐसा क्या चीज है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जैसे कि परचेज रिटर्न। ठीक है, और इसको हम लोग कह सकते हैं रिटर्न, इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं? रिटर्न आउटवर्ड, WARD, आउटवर्ड। ठीक है ना? अब यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज दैट पार्ट of the goods purchased which is written to the seller। ठीक है, यहीं पे आपको समझ में आ गया होगा हुआ क्या, कि भाई हम लोग इस बंदे से कुछ सामान क्या किए थे? परचेस किए थे। क्या किए थे? परचेस किए थे। मान लीजिए कि हम लोग 10 सामान खरीदे थे, ठीक है ना? और 2 सामान अगर मैं इसको रिटर्न कर दूं किसी कारणवश, मैं क्या कर दे रहा हूँ, 2 सामान मैं इसको रिटर्न कर दे रहा हूँ, तो ये जो सामान रिटर्न हो रहा है, इसको हम बोलेंगे परचेस रिटर्न, इसको हम बोलेंगे परचेस रिटर्न, या फिर रिटर्न आउटवर्ड, या फिर रिटर्न आउटवर्ड, WARD वर्ड। ठीक है ना? तो आई होप आप सबको परचेज रिटर्न समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न, ठीक है, सेल रिटर्न, या फिर हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं? रिटर्न इनवर्ड। वो उसमें बाहर जा रहा था तो आउटवर्ड, इसमें घर वापस आएगा सामान हमारा, तो इसको बोला जाएगा इनवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ एक बार। यहाँ पे मैं बोलूंगा इट इज दैट
it is that part of the the good which is written which is written by the by the customer to us। कस्टमर से सामान हम लोग को वापस आ गया, ठीक है ना। तो ऐसा चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल रिटर्न। फिर मैं समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा बिजनेस, ठीक है, यहाँ पे है हमारा गुड्स, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हम लोग 10 सामान किसी को बेचे। दुकान हो सकता है या इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये हम लोग सामान हम लोग क्या किसको बेचे हैं, और ये 2 सामान किसी कारणवश रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। 2 गुड्स ये क्या किया, रिटर्न कर दिया। तो ये जो रिटर्न आ रहा हमारे पास, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, शब्द सेल रिटर्न। क्या यूज करेंगे, सेल रिटर्न, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको सेल रिटर्न तक का जो भी वर्ड हम लोग देखे हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में, आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोगों से मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको समझ में आया हो, और अगर आप को लगता है कि आपका फ्रेंड सबको भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके।